जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी। मैं स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स की क्लास, भौतिकी में हम लोग क्लास ले रहे हैं। और जैसा कि आपको पिछली क्लास में हमने सरल यंत्रों के बारे में बताया था, सरल जो मशीन होती है वो किस तरह काम करती है। उत्तोलक जिसमें आपने देखा था, पिछला टॉपिक जो था वो उत्तोलक से संबंधित था। उत्तोलक उत्तोलक में हमने देखा 3 श्रेणियां थी। हमने 3 श्रेणियों को देखा। एक प्रथम श्रेणी के उत्तोलक थे, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। दूसरा हमने देखा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों को देखा। और जो तीसरा देखा वो तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों को देखा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। और जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें मैं उन्हें हाईलाइट करता हूं। कोई समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करें। तो देखिए, उत्तोलक उत्तोलकों से सवाल पूछता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और तथ्यों को जो है थोड़ा सा मेमोराइज करने का प्रयास करिएगा। इसमें हमने आपको बताया था 3 बिंदु होते हैं। आलम्ब होता है, आयास होता है और भार होता है। इन्हीं 3 बिंदुओं के स्थान में परिवर्तन की वजह से तीनों किस्म के उत्तोलकों का निर्धारण होता है, आलम्ब, आयास और भार। तो ये पिछली क्लास में डिस्कस हो गया है। नहीं, अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा कि किस स्थिति में आयास जो है बीच में होता है, तब क्या कौन सी श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। जैसे आपको उदाहरण के रूप में हमने कैंची बताया, आपको सरौता बताया, ठीक है, नींबू निचोड़ने की मशीन बताया, नींबू निचोड़ने की मशीन, निचोड़ने की मशीन और चिमटा बताया। तो आप अपने से जो है ये पिछला वीडियो देखिएगा और अपने से इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा। और भी यंत्रों को आप कल्पना करके देखिएगा कि वहां पर जो है आलम्ब की, आयास की, भार या कार्य की स्थिति जो है क्या होती है, उसके आधार पर वो किस श्रेणी के उत्तोलकों में शामिल किए जाते हैं। इसको आप अपने से देख लीजिएगा। ये उत्तोलकों का टॉपिक था, तो ये खत्म हो गया था। अब इसके आगे हम एक नई चीज पढ़ाएंगे आपको। देखिए, नई चीज पढ़ाने के पहले गुरुत्व केंद्र पे थोड़ा बात कर लेते हैं। गुरुत्व केंद्र और संतुलन पे बात कर लेते हैं। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? गुरुत्व केंद्र, इसमें कुछ उदाहरण है जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये चीज थोड़ा समझ लीजिए कि गुरुत्व केंद्र है क्या। किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का, वस्तु का समस्त भार, समस्त भार जिस बिंदु पर कार्य करे, किसी वस्तु का समस्त भार जिस बिंदु पर कार्य करता है वही उस वस्तु का गुरुत्व केंद्र होता है। तो क्या होगा? किसी भी वस्तु का समस्त भार जिस बिंदु पर कार्य करे, कार्य करे, वो क्या है? गुरुत्व केंद्र। किसी वस्तु का भार जो होता है वो ठीक गुरुत्व केंद्र के नीचे होता है। जो किसी भी वस्तु का जो भार होता है, किसी वस्तु का भार, ये कहाँ होता है? ठीक गुरुत्व केंद्र के नीचे, गुरुत्व केंद्र के नीचे। मतलब गुरुत्व केंद्र मतलब क्या है? ऐसा पॉइंट है जहां से जो है समस्त भार कार्य करता है। जैसे हम लोग खड़े हैं तो हमारा गुरुत्व केंद्र क्या है? एकदम बीच में से मान के चलिए, एक तरह से आप एक लाइन खींच लीजिए जहां से हमारे शरीर का पूरा भार नीचे की तरफ काम करता है, पैरों से होके इसकी आधार रेखा गुजरती है। अब देखिए, ये इसको समझना किस लिए महत्वपूर्ण है। 2 उदाहरण है जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। एक उदाहरण है कि अगर कोई व्यक्ति पहाड़ों पर चढ़ता है, पहाड़ों पर चढ़ता है या बोझा लिए सीधा जो है रास्ते पे चलता है, तो वो आगे की तरफ क्यों झुक जाता है? आपने देखा होगा कि जब पहाड़ों पर इंसान चढ़ता है तो एकदम खड़े खड़े नहीं चढ़ता,
उसे थोड़ा सा झुक के बैलेंस बनाना पड़ता है, आगे की तरफ हल्का सा झुक के बैलेंस बनाना पड़ता है। या जब सीधे रास्ते की तरफ चलता है कोई इंसान और वो पीठ पे बोझा ढोता है, ढेर सारा बोझा लिए रहता है, तो अपने शरीर को बैलेंस बनाने के लिए वो क्या करता है, हल्का सा झुक के चलता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसी नियम की वजह से होता है, उसके शरीर का और उसके बोझे का, अगर वो समतल रोड पर चल रहा है तो जो समस्त भार होता है वो गुरुत्व केंद्र होता है, वो क्या होता है, अगर वो खड़े खड़े चलेगा तो उसके शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। वो आगे की तरफ इसलिए झुकता है ताकि जो गुरुत्व केंद्र है वो उसके आधार तल से होके गुजरे, उसके पैरों के आधार तल से गुरुत्व केंद्र को बैलेंस करने के लिए वो इस तरह का झुकता है आगे की तरफ। यही सेम प्रक्रिया होती है जब वो पर्वतों पे चढ़ता है। वो सीधे खड़े खड़े नहीं चढ़ सकता, वो आगे झुक के क्या करता है, बीच में गुरुत्व केंद्र को बैलेंस करता है ताकि उसकी आधार रेखा उसके पैरों के आधार से होके गुजरे। जो गुरुत्व केंद्र की रेखा है उसको उसके पैरों के आधार से होके गुजरे, इसीलिए थोड़ा सा क्या होता है, बेंड हो जाता है। ऐसे समझिए, ठीक है, ऐसे समझिए, ये बेंड हो जाता है। अब यही सेम कॉन्सेप्ट काम करता है गुरुत्व केंद्र का, कहां पर, पीसा की मीनार। एक उदाहरण है कि पीसा की जो मीनार है वो झुकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्यों नहीं गिरती है, ठीक है, वो क्यों नहीं गिरती है, पीसा की मीनार क्यों नहीं गिरती है? इसका कारण यह है कि जो उसकी गुरुत्व केंद्र की जो रेखा है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, तो उसकी गुरुत्व केंद्र की रेखा जो है वो उसके आधार से होके गुजरती है। अगर आधार से होके नहीं गुजरेगी, किनारे से होके या बाहर से होके गुजरेगी, तो वो जो है मीनार गिर जाएगी। आधार से होके गुजरने से क्या होता है, बैलेंस बन जाता है। बस इतना आपके लिए पर्याप्त है जानना, यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है। मतलब एक चीज जान लीजिए, अगर अस्थाई संतुलन बनाना है, अस्थाई संतुलन बनाना है, तो जो वस्तु का गुरुत्व केंद्र है, ठीक है, वस्तु का गुरुत्व केंद्र है अधिक से अधिक नीचा होना चाहिए, मतलब नीचे की तरफ गुरुत्व केंद्र होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा ना, पैरों के आधार की तरफ से गुजरना चाहिए, या पीसा की मीनार के आधार से गुरुत्व केंद्र गुजरना चाहिए। तो क्या है, गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचा होना चाहिए, नीचा होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया कि नीचा होना चाहिए, और इसमें पीसा की मीनार का भी मतलब आपको उदाहरण समझ में आ गया कि जो रेखा है वो क्या होती है, उसके आधार से होके गुजरती है, ठीक है। जैसे ये पीसा की मीनार है, ठीक है, ये जो गुरुत्व केंद्र की रेखा है, ये इसमें आप फिगर में बहुत अच्छे से आप समझिएगा, ये किधर से गुजरती है, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये कहां से गुजरती है, इसके आधार से होके गुजरती है, ठीक है। इसलिए ये जो है अपनी जगह पर स्थिर रहती है, और झुके होने के बावजूद भी ये नहीं गिरती है, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए, ठीक है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इतना आपके लिए जानना जरूरी था, इस उदाहरण से पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे आज, जो है एक नया टॉपिक से शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, नया टॉपिक है, वो बिल्कुल अलग और महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो क्या है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, ठीक है। कार्य को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, शक्ति को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, और ऊर्जा को क्या कहते हैं, एनर्जी, ठीक है। कार्य, शक्ति और ऊर्जा, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, इनको हम एक एक करके अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम कार्य को समझेंगे, ठीक है। कार्य या वर्क ये है क्या, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, कार्य है क्या, किसी भी वस्तु पर, आपने देखा था बल को आप देख चुके हैं, किसी भी वस्तु पर, ठीक है, किसी भी वस्तु पर
अगर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाए, चाहे वो विराम की अवस्था हो चाहे वो गति की अवस्था हो, किसी भी वस्तु पर अगर कोई बाह्य बल हम लगाते हैं, F को आरोपित करते हैं और उसकी अवस्था में हम परिवर्तन करते हैं, अगर गति की अवस्था में है तो विराम अवस्था में बदलते हैं, विराम अवस्था में है तो हम गति की अवस्था में बदलते हैं। ये जो उसकी अवस्था में हम परिवर्तन करते हैं तो ये क्रिया संपन्न होती है। यही क्रिया जो है क्या है, कार्य है। यही जो क्रिया संपन्न होती है यही एक कार्य है। इसी को हम कहते हैं वर्क। मतलब वर्क के लिए किसी भी बल का काम करना आवश्यक है और उसकी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आवश्यक है। अगर देखिए वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ तो कार्य पूरा नहीं माना जाएगा। ये बात बिल्कुल नोटिस करिएगा। मतलब बल का आरोपण भी आवश्यक है और स्थिति में परिवर्तन भी आवश्यक है। मतलब अगर स्थिति में परिवर्तन हुआ तो ये माना जाएगा कार्य संपन्न हुआ। क्लियर हुआ? एकदम इसको समझ लीजिएगा। कार्य का मान क्या होता है? चलिए, ये परिभाषा तो आपको समझ में आ गई। अब कार्य का मान क्या है? कार्य का मान बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। मतलब बल, केवल बल पर्याप्त नहीं है, बल की दिशा में विस्थापन आवश्यक है, तभी जो है क्या होगा, कार्य होगा। अब देखिए बल क्या है, बल क्या है, विस्थापन क्या है, ये दोनों सदिश राशियां हैं। ध्यान दीजिएगा, बल एक दिशा में लगता है, ठीक है, बल एक दिशा में लगता है, ये भी सदिश राशि है और ये भी सदिश राशि है जिसमें दिशा आवश्यक है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो कार्य है वो क्या है, अदिश राशि। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी। बल जो है और बल की दिशा में विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं, दोनों का गुणनफल कार्य होता है, लेकिन कार्य सदिश नहीं होता बल्कि ये अदिश होता है। एकदम इसको ध्यान रखिएगा। इसका SI मात्रक क्या है, इसका SI मात्रक क्या है, अब यहीं से निकाल लीजिए। बल का क्या है, न्यूटन, और इसका क्या है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर। क्या हो गया, न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर। लेकिन एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। क्या नाम था उनका, वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, जेम्स प्रेस्कॉट, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये उनका नाम था। तो कार्य का जो मात्रक, इन्हीं के सम्मान में हम जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य के मात्रक को हमने क्या नाम दिया है, जूल, इन्हीं के सम्मान में, जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में। बाकी जो है, जो हम इसको डेरिवेट करते हैं वो क्या है, न्यूटन मीटर। लेकिन इनको हम चूंकि सम्मान देने के लिए कार्य के मात्रक को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बात आपको क्लियर हुई, कोई कंफ्यूजन? जे, इसको जे से निरूपित करते हैं। तो कार्य आपको समझ में आ गया, कार्य आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी बल, किसी भी वस्तु पर बल को आरोपित करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब हो गया उसकी वर्तमान अवस्था अगर विराम अवस्था है तो गति की अवस्था में परिवर्तन किया, गति की अवस्था में बदला जाता है। अगर गति की अवस्था है तो विराम अवस्था में बदला जाता है, और यही क्रिया क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। ठीक है, और बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन जो होता है यही कार्य होता है। चूंकि दोनों सदिश राशियां हैं इसलिए ये जो है अंदाजा होगा कि कार्य भी सदिश राशि है, लेकिन कार्य सदिश राशि नहीं है। कार्य का अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर। और लेकिन प्रेस्कॉट जो जूल है, इनके नाम के सम्मान के आधार पे हम इनको जूल कहते हैं। ठीक है, इसके मात्रक को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कार्य से जो आपकी अवधारणा है वो स्पष्ट हो गई। ठीक है, इतना आपके लिए पर्याप्त है। अब देखिए शक्ति समझते हैं कि शक्ति या पावर क्या है। हम देखते हैं शक्ति या पावर क्या है। शक्ति या जिसको हम क्या कहते हैं, पावर, पावर। इसको कैसे हम समझेंगे? देखिए कार्य तो हमने समझ लिया अच्छे से,
कि जो है किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करना ही क्या है, कार्य है। ठीक है, अब यही जो कार्य है, कार्य करने की दर, कार्य करने की जो दर है, ठीक है, कार्य करने की जो दर है, यही क्या है, शक्ति है। बिल्कुल सरल शब्दों में आप समझिए, शक्ति का मतलब क्या है, कार्य करने की दर, यही कहलाती है शक्ति। इसका मतलब कार्य बटा समय, प्रति एकांक समय में आप समझ लीजिए जो कार्य होगा वही क्या होगी, शक्ति होगी या उस वस्तु की पावर होगी। क्लियर हुआ? कार्य बटा समय बराबर क्या होता है, शक्ति। मतलब पावर बराबर हम क्या कह सकते हैं, W बटे टी। क्लियर हुआ? पावर बराबर W मतलब वर्क, T बराबर टाइम। ठीक है, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, W बटे टी। क्लियर हुआ? तो चलिए शक्ति का वो हो गया। अब देखिए अगर इससे हम मात्रक निकालते हैं, इसका मात्रक निकालते हैं, तो कार्य का मात्रक हो गया जूल और टाइम का हो गया सेकंड। ठीक है, तो क्या मात्रक निकलेगा, जूल प्रति सेकंड। शक्ति का मात्रक क्या हुआ, एसआई मात्रक क्या हुआ, शक्ति का जूल प्रति सेकंड। इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट। क्लियर हुआ? जूल प्रति सेकंड इसका एसआई मात्रक है और इसे हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अश्वशक्ति का आपने नाम सुना होगा, अश्वशक्ति, हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर क्या है, ये भी शक्ति की एक माप है, अश्व शक्ति। ठीक है, अश्व शक्ति ये क्या है, इसको हम कहते हैं हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर। तो ये वाट में अगर हम इसको निकालते हैं तो 746 वाट बराबर होता है एक अश्व शक्ति। ये वाट की तुलना में इसकी इकाई है। ठीक है, ये इसका जो है माप है, कितना है, 746 वाट में एक अश्व शक्ति होता है। आपने देखा होगा मशीनों पे अश्व शक्ति लिखा होता है, कितने हार्स पावर की मशीन है, इस तरह से उसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हार्स पावर भी क्या है, शक्ति मापने की एक इकाई है और वाट से बड़ी है, 746 गुना। ठीक है, वाट सेकेंड। अब ये देखिए वाट सेकेंड जो होता है ये क्या है, वाट सेकेंड। वाट सेकेंड क्या हो जाएगा, वाट सेकेंड कार्य का मात्रक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अंतर क्या है, कार्य का मात्रक हो जाएगा। वाट सेकेंड किसका मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक हो जाएगा। वाट सेकेंड क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक हो जाएगा। वाट सेकेंड बराबर एक जूल होता है, वाट सेकेंड बराबर एक वाट सेकेंड बराबर एक जूल होता है। अगर इसको निकाला जाए वाट सेकेंड को, एक वाट सेकेंड बराबर कितना जूल होता है, एक जूल होता है, बराबर एक जूल। और ये किसका मात्रक है, ये वर्क का मात्रक है। किसका मात्रक है, कार्य का या ऊर्जा का। ठीक है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। चलिए ये क्लियर हुआ। अब देखिए अब 1 किलोवाट घंटा, 1 वाट घंटा किसका मात्रक है, जैसे 1 वाट सेकेंड, तो ऐसे 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा किसका मात्रक है, ये भी मात्रक है कार्य का। 1 वाट घंटा की मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि वाट किसका मात्रक है, शक्ति का, लेकिन वाट घंटा या वाट सेकेंड जो आप देख रहे हैं ये किसका मात्रक है, कार्य का। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 वाट घंटा बराबर कितना होगा, 3600 जूल। 3600 जूल बराबर होगा 1 वाट घंटा, 3600 जूल। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, 1 वाट सेकेंड बराबर 1 जूल होता है और 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। चलिए ये चीज क्लियर हो गई है आपको। अब शक्ति का मात्रक क्या होगा, देखिए जैसे यही वाट सेकेंड वाट घंटा आपने देखा कार्य का मात्रक है, तो हमने पहले ही बताया है कि वाट क्या है, ये शक्ति का मात्रक है। किलोवाट क्या है, बड़ी इकाई है, शक्ति का मात्रक है। मेगावाट क्या है,
मेगावाट आपने देखा होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बिजली जो मेगावाट में आती है, ये क्या है, शक्ति का मात्रक है। अश्व शक्ति क्या है, ये जो सारे मात्रक लिखे गए हैं, वाट हुआ चाहे किलोवाट हुआ चाहे मेगावाट हुआ चाहे अश्व शक्ति हुआ, ये सारे मात्रक किसके मात्रक हैं, शक्ति के। किसके मात्रक हैं, शक्ति के मात्रक। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन? जैसे आपने वाट सेकंड देखा, वाट घंटा देखा, और इनका जूल में आपने देखा कितना मान आएगा, तो ये किसकी इकाई थी, कार्य की इकाई थी। कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने बताया। तो ये किसका है, वाट, किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति, ये किसके मात्रक है, शक्ति के मात्रक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ये किसके मात्रक है, ये शक्ति के मात्रक है। चलिए ठीक है, शक्ति वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, शक्ति का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं दूसरी इकाई। अब हम एक दूसरी इकाई देखेंगे दोस्तों, वो क्या है, एक मिनट, ये हमारी दूसरी इकाई क्या है, दूसरी इकाई क्या है, ऊर्जा। ठीक है, कार्य हो गया, शक्ति हो गई, अब बचा हमारा क्या, ऊर्जा। ठीक है, अब हम देखेंगे ऊर्जा या एनर्जी, ऊर्जा या एनर्जी। ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में कार्य करने, अभी तक आपने बल देखा, कार्य देखा, कार्य करने की दर देख ली तो शक्ति हो गई। अब देखिए, किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, किसी भी वस्तु में कार्य तो कर रहा है, ठीक है, दर में कर रहा है, कार्य करने की दर जब निकालेंगे तो वो शक्ति हो जाएगी। लेकिन कार्य करने की जो क्षमता विद्यमान होती है किसी भी वस्तु में, वो क्या है, ऊर्जा है। तो इसको क्या कहेंगे, किसी भी वस्तु में विद्यमान कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, यही बस कीवर्ड पकड़िए, कार्य करने की क्षमता ही क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा है। ये देखिए क्या है ऊर्जा की परिभाषा, कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, एक ही बात हो गई। ठीक है, तो ये पकड़िए, कार्य करने की क्षमता क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, एनर्जी जिसको कहते हैं। अब देखिए ऊर्जा बहुत सारी होती है, जैसे यांत्रिक है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी जिसको कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, ऊष्मा ऊर्जा होती है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती, बहुत सारे ऊर्जा के रूप हैं, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा। तो ये सब ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ये ऊष्मा के विभिन्न रूप हैं। तो आइए दोस्तों कुछ हम डिस्कस करेंगे ऊर्जा के बारे में, कि मोटे मोटे तौर पे हम ऊर्जा को कैसे बांट सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं। देखिए असल में जो है क्या है कि ऊर्जा को दो तरीके से हम बांट सकते हैं। जो किसी भी वस्तु में जो ऊर्जा पाई जाती है वो मूलतः दो तरीके की ऊर्जा है। एक है आपकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा के दो प्रकार। ठीक है, ऊर्जा के दो प्रकार, मूलतः दो प्रकार ही हैं। पहला है गतिज ऊर्जा। पहला कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। कहते हैं ना कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, किसी भी पर्सन में कहते हैं बहुत पोटेंशियल है, मतलब उसकी स्थिति में, मतलब उसके अंदर उसकी पर्सनालिटी में बहुत ही जो है पोटेंशियल है या स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है। गतिज ऊर्जा, अब इसके नाम से ही आप समझिएगा, गतिज या काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी में
मतलब क्या है, गतिज का मतलब ही हुआ गति का कोई कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो किसी भी वस्तु में उसकी जो गति है, जो मूवमेंट है उसका, उसकी वजह से जो उसमें ऊर्जा विद्यमान रहती है वो है गतिज ऊर्जा। आइए देखते हैं कैसे। किसी भी वस्तु में, ठीक है, गति के कारण, उसकी गति के कारण, उसकी गति के कारण जो ऊर्जा रहती है वही क्या है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, वो क्या है, गतिज ऊर्जा। अब जैसे मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की वस्तु मूव कर रही है, m द्रव्यमान है उसका, ठीक है, कोई वस्तु m द्रव्यमान की है और वो वेग से चल रही है, v वेग से वो गति कर रही है, ठीक है, गति कर रही है। वेग, ध्यान दीजिएगा, वेग क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए कोई द्रव्यमान है m, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान m मान लेते हैं हम, और वो v वेग से जो है गति कर रही है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी उसको हम कैसे निकालेंगे कि कितनी गतिज ऊर्जा उसमें है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv²। क्या हो जाएगा, हाफ mv²। ये सूत्र है काइनेटिक एनर्जी का। और उस समय जबकि द्रव्यमान m है और वेग v है और वो गति की स्थिति में है, तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। अब देखिए इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं, ठीक है। अब ये सूत्र के आधार पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस कंडीशन में क्या हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब इसमें देखिए द्रव्यमान m है, वेग v है, तो एक कंडीशन मान लीजिए कि अगर हम m द्रव्यमान को दुगुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दुगुना। मान लीजिए m द्रव्यमान है किसी चीज का, इसको दुगुना कर देते हैं, तो क्या होगा, करने पर उसकी जो गतिज ऊर्जा है क्या परिवर्तन होगा, उसमें गतिज ऊर्जा क्या होगा, दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी, इसका मतलब हो गया कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, ठीक है। द्रव्यमान अगर दुगुना हुआ तो गतिज ऊर्जा भी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अब इसी तरह द्रव्यमान आधा करेंगे, सेम वही कंडीशन होगी, द्रव्यमान आधा कर दिया तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। एकदम क्लियर रखिएगा, द्रव्यमान का जो रेशो है वो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जितना भी आप बढ़ाएंगे घटाएंगे उसी हिसाब से काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। अगर दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी दुगनी होगी, आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा आधी होगी। अब इसके वेग के साथ देखते हैं, ठीक है। वेग, द्रव्यमान तो समझ में आ गया, ठीक है। अब वेग के साथ करते हैं। अगर हम वेग को दुगुना करते हैं, v से वेग v को हम दुगुना कर दें तो क्या होगा, देने पर क्या होगा, दुगुना कर देने पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान को दुगुना करने पे गतिज ऊर्जा दुगुना, लेकिन वेग को दुगुना करने पे गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना। इसी तरह अगर हम आधा कर देते हैं तो 1/4 हो जाएगी। अगर हम वेग को आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो गतिज ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा, 1/4 हो जाएगी। क्लियर हुआ, ये इनका जो है आपस का संबंध है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। ये हमारी है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है वह है उसकी गतिज ऊर्जा। गति करती हुई बहुत सारी वस्तुओं को आपने देखा ही होगा। कोई भी वस्तु को जो गति कर रही है उसमें जो ऊर्जा विद्यमान रहती है तो वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और इनका संबंध भी आपने देखा कि द्रव्यमान अगर दुगुना करते, इसका मतलब द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा गतिज ऊर्जा उतना ज्यादा होगी, ठीक है। तो द्रव्यमान लेकिन कितनी ज्यादा होगी ये कैसे समझेंगे,
द्रव्यमान अगर दुगना होगा तो गतिज ऊर्जा भी दुगनी होगी, मतलब बराबर बढ़ती है, उसी के बराबर बढ़ती है, उसी के बराबर घटती है। लेकिन वेग का यहाँ ज़्यादा रोल है। अगर वेग को हम दुगना करते हैं तो वो 4 गुना हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और अगर आधा करते हैं तो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? चलिए ये भी हमने समझ लिया। अब देखिए हमको क्या समझना है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत आसान है। उसकी किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आइए देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा दोस्तों किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग है। ठीक है, एक स्प्रिंग है, इसको यहां इस सिरे को पकड़ के, इस सिरे को पकड़ के इसको ताना गया है। ठीक है, ये तनी हुई स्प्रिंग है, तनी हुई स्प्रिंग। तो क्या ये गति कर रही है? नहीं, ये गति तो नहीं कर रही है, तो स्थिर है। लेकिन इस स्थिर स्थिति में भी इसके अंदर एक ऊर्जा विद्यमान है। जैसे ही आप छोड़ेंगे आप देखिएगा गति में आ जाएगी। ठीक है, इस तनी हुई स्प्रिंग में क्या है? एक ऊर्जा विद्यमान है, और यही ऊर्जा इसकी स्थिति की वजह से है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। आपने खिलौने में देखा होगा, खिलौने में चाबी लगा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? चाबी लगा देते हैं। तो चाबी लगा के आप जब उसको रोके रहते हैं तो आप समझिए कि जब तक वो मूवमेंट नहीं करती है तब तक क्या है? वो तनी हुई जो चाबी है उसकी वजह से उसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। उसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। तो ये जो उसकी स्थिति के कारण ये ऊर्जा है, ये कौन सी ऊर्जा कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या कहते हैं? इसमें जो पोटेंशियल विद्यमान है उसकी स्थिति के कारण, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? उसकी स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा विद्यमान है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हमने समझ लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम कुछ और चीज़ों को ऊर्जा में पढ़ेंगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम पढ़ेंगे, कैसे वो काम करता है। ठीक है, अब देखिए ये ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक ऊर्जा संरक्षण का नियम है दोस्तों। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसको समझते हैं कि नियम है क्या। ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये। ठीक है, E बराबर mc², अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये नियम दिया था। E बराबर mc², E बराबर mc²। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा है वो क्षरित नहीं होती या नष्ट नहीं होती, सिर्फ उसका रूप बदलता है। जैसे मान लीजिए आप, अभी हम कुछ लिस्ट बताएंगे, कुछ उदाहरणों से हम आपको समझाएंगे कि कैसे एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वो किसी यंत्र के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, ऊर्जा का केवल रूप बदला जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। हो सकता है आपको ये दिखे कि एक ऊर्जा लुप्त हो गई, लेकिन वो किसी और रूप में प्रकट हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कोई भी ऊर्जा जो है, कोई भी ऊर्जा न तो नष्ट हो सकती है न बनाई जा सकती है, नष्ट हो सकती है न बनाई जा सकती है। ठीक है, केवल उसका स्थानांतरण संभव है, उसका रूप बदलता है या स्थानांतरण होता है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, उसका रूप परिवर्तित होता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा में है तो किस में बदल जाएगी? विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। ध्वनि में है, ध्वनि में आपने देखा होगा कि क्या होता है, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, फिर उसको दूर तक पहुंचाते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है यंत्र हैं जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में जो है बदल के हमें यूज करने लायक बनाते हैं या बहुत सारे कार्यों में इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। तो वो हम उदाहरण देखेंगे। यहाँ इसको नियम को समझिए कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है, बहुत बड़ा नियम है ऊर्जा संरक्षण का। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है,
अब अगली क्लास में इसके आगे की चीज़ों को हम देखेंगे और कुछ उन यंत्रों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिन यंत्रों के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऊर्जा तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। कार्य हमने पढ़ा आज एक नए टॉपिक के रूप में, हमने शक्ति पढ़ा और हमने ऊर्जा पढ़ा। ऊर्जा में जो बची हुई चीज़ें हैं यंत्रों की और कुछ चीज़ों की जो छूटी हैं वो चीज़ें अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। जय हिंद।